बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बच्चे लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एक लॉन्ग टॉपिक है और इसकी बेस बिल्कुल वही है जो बातें हम लोगों ने कल की थी। सो द लेक्चर ऑफ टुडे इज व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड से वर्क डन क्या होता है। ऑल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशंस, ऑल्सो इसकी इक्वेशन भी ड्राइव करें। मैं आंसर लिखने लगा हूँ। सबसे पहले हम इसमें एक हेडिंग देंगे और वो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। हेडिंग को मैं ब्लैक में करता हूँ ताकि वैसे लिखूँ जैसे आप लोगों को लिखना चाहिए। द फील्ड, दी मैं बड़ा कर देता हूँ, द ग्रेविटेशनल field is the field around the earth where the object feels the force of gravity towards earth। ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी फील्ड है जो अर्थ के बाहर होती है और उस जगह पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अर्थ की तरफ ही गिरेगा, क्योंकि वो फोर्स अर्थ की तरफ लग रही होती है। तो ऐसी फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ये मैं आपको थोड़ी सी ऐसे डायग्राम बना के दिखाता हूँ जस्ट टू मेक एंड योर इंटरेस्ट कि ये आपके पास, लेट्स सपोज ये आपके पास अर्थ है। ठीक है, तो इस अर्थ में ये पानी भी ज़रा बना देते हैं। तो इस अर्थ के अराउंड आपके पास, सॉरी, इस अर्थ के अराउंड आपके पास एक फील्ड एग्जिस्ट करेगी और ये फील्ड ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा उसने अर्थ की तरफ ही गिरना है। ठीक है, तो ऐसी फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। क्या किसी बच्चे का यहाँ कोई क्वेश्चन है? जी सर। जी बोलें। सर ये तस्वीर लॉन्ग में बनाए गए हैं सिर्फ समझाने के लिए? ये समझाने के लिए बनाई है, लेकिन अगर आप लॉन्ग में इस तरह की डायग्राम बनाते हो तो मेरा नहीं ख्याल समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है तो सर कि क्या आप अपने जो क्वेश्चन को बेहतर बना। ग्रेविटेशनल फील्ड है जी, ये ठीक वो होगा बनाना? सिर्फ अर्थ की होगी या वो हर स्टार हर प्लैनेट की अपनी होगी? मैंने आपको क्लास में भी यही क्वेश्चन का आंसर बताया था कि हर स्टार हर प्लेनेट की अलग अलग फील्ड होती है। लेकिन ज़रा आप क्वेश्चन की नौइयत देखें कि उसने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली आप ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। आप वास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो कि बाकियों की होती है या नहीं होती। हर स्टार हर प्लेनेट हर इंसान के इर्द गिर्द भी फील्ड होती है और वो फील्ड पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है। लेकिन जो चीज़ें न्यूट्रल बॉडीज़ हैं जैसे अर्थ हो गया, बाकी स्टार्स प्लैनेट्स हो गए, हर किसी की फील्ड, उसका पुल मौजूद होता है क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा होता है। एनीवेज, लॉन्ग डिस्कशन में नहीं जाते, अब हम स्ट्रिक्टली मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये डायग्राम आपको अच्छी लगे तो आप उसमें बना दें। टाइम लगता है तो आगे एक और डायग्राम आने वाली है, आप वो बनाएं, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए थी। एक्सप्लेनेशन, आ जाए जी इसकी एक्सप्लेनेशन पे कि किस तरीके से आप फाइंड करेंगे वर्क डन। as we know as we know the gravitational constant, प्रूव दिस, इसको प्रूव करने के लिए कंसीडर बॉडी
moving from one place to another in the gravitational field। कंसीडर करने के लिए ना जरा जमीन के ऊपर आ जाते हैं। मैंने पूरा अर्थ बना दिया था पहले डायग्राम में। तो कहता है कि ये एक वर्क डन निकालने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल तो हर चीज़ के ऊपर कांस्टेंट होती है। जिस तरह कल मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, एक पत्थर के ऊपर और एक पर के ऊपर 9.8 ही लग रही है। तो वो कहता है कि हम कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। द हाइट ऑफ द टॉवर इज एच। एक टॉवर है और उसकी हाइट जो है वो एच है, एज शोन इन फिगर। अब मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं बच्चे, ऐसे कर दूं। अगर आप लोग ये लिख चुके हो या स्क्रीनशॉट बना चुके हो। ओके, कोई बात, आवाज नहीं आई तो इसका मतलब है ऊपर कर दें, ऐसे कर सर जी, एक्सक्यूज मी सर। दें। जी जी। सर लिखना है अभी सर, ये लास्ट लाइन रहती है। स्क्रीनशॉट बना लिया करें ना बच्चे, एडवांस बच्चे हो तुम लोग, बाद में लिख लिया करो। अभी स्क्रीनशॉट बना लो या साथ साथ, ठीक है, कोई मसला नहीं। चलें, अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ ऐसे। चलो, अब मेरे पास जगह बन गई। अब सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक टॉवर। ठीक हो गया। और इस टॉवर को हम ज़रा अच्छा और भी अच्छा करते हैं, क्योंकि बुक में ऐसे बना हुआ है ना, तो हमने भी ऐसे ही बनाना है। सो दिस इज अ टॉवर। टी शेप के साथ उसको शो किया गया है। ये हाइट है। सर ये आप ग्रुप में सेंड करेंगे? जी बेटा, ये ग्रुप में सारा सेंड करेंगे आप? ग्रुप में भी सेंड करूंगा, चैनल पे भी सेंड करूंगा। ओके सर। लेकिन आप अच्छे तरीके से ले लेना ये लेक्चर, मतलब जी आपके जी लिए सर। अच्छा, अब इधर देखो बेटा, हाँ आपके सर। पास दो पॉइंट्स मैं आपको शो कर रहा हूँ। एक पॉइंट ये है ए, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर बी। ठीक है। और मैं बनाता हूँ इधर एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है जी। तो अब आप देखिए कि इस ऑब्जेक्ट को आपने लेके जाना है बी पॉइंट की तरफ। तो आपके पास कितने रास्ते हो सकते हैं? आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो बुक में पॉसिबल रास्ते बताए गए हैं वो रास्ते आपके पास तीन हैं। एक रास्ता आपके पास ये हो सकता है कि आप सीधा ए को, ओहो, एक आप सीधा ए को सबसे पहले लेके जाएं, सीधा ऐसे इस टावर की बेस में, और वो वाला पॉइंट हो सी, और फिर आप इसको ऊपर ले जाएं बी की तरफ। तो ऐसे पहुंच जाएंगे ना? हाँ जी, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे। तो ये आपने पहुंच डायग्राम बनाने, जाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये आपने डायग्राम के बाद ना आपने ये लाइंस लिखनी है। देयर आर थ्री वेज टू रीच टू द पॉइंट बी। पहला सर ये वे, तस्वीर साइड पे लिख सकते हैं। बेटा मैं साइड पे लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना। आपके पास साइड पे लिखने का वो नहीं होगा, ठीक। स्पेस नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, वो कहता है थ्री वेज है। पहला तरीका है, सबसे पहले आप ए टू सी जाएं, देन सी टू बी। और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी हो सकती है,
ये हो सकती है ए सी बी। दूसरा पॉइंट पहले मैं डायग्राम में शो कर दूं, तो दूसरा आपके पास रास्ता ये हो सकता है, इसको मैं रेड से शो कर देता हूं, कि सबसे पहले आप सीधा चले जाएं ऐसे ऊपर, पहले उतनी हाइट ले लें किसी भी तरीके से, तो ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाए डी, और फिर आप वहां से सीधे सीधे चले जाएं बी के पास। तो ये भी तो रास्ता है ना बच्चे? यानी पहले आप जी वाई सर। डायरेक्शन में बिल्कुल शाबाश। तो ये दूसरा पाथ आपके पास हो जाएगा ए टू डी, देन डी टू बी, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है ए डी बी। तीसरा रास्ता, तीसरा रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो कि मन मौजियों का रास्ता होता है, यानी वो ना सीधा एक्स एक्सिस में जाने के काबिल है, नहीं जाता, क्योंकि ये जो ये एक्सिस है ना आपके पास, मैं आपको बताता हूँ, जो एक प्रॉपर चीज फॉलो करेगा वो तो एक्सिस को देखेगा। ये एक्सिस है आपके पास, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आहिस्ता आहिस्ता डायग्राम थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। तो ये जो ए सी बी तक जो बच्चा जा रहा था ना, वो प्रॉपर रास्ते को फॉलो करता है, और जो ए डी बी तक जा रहा था वो भी एक्स वाई को फॉलो करता है, प्रॉपर लॉजिक। लेकिन एक है मनमौजी, वो कहता है भाई मैं सीधा और फिर सीधा क्यों जाऊं, मैं तो डायरेक्ट जा सकता हूँ, तो मैं क्यों ना ऐसे अपने मर्जी से ऐसे पहुंच जाऊं। पहुंच सकते कि नहीं? पहुंच सकता है। बिल्कुल। तो ये जो तीसरा पाथ है, ये बिल्कुल वैसा पाथ है जो अभी आपने इससे पिछले वाले लॉन्ग में किया था, वर्क डन बाय वेरिएबल पाथ, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा था ना। तो ये है ए टू बी, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है ए बी। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आया है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब हम एक्सप्लेनेशन के बाद चलते हैं डेरिवेशन के ऊपर। So the next step is derivation. अच्छा, अब आपने ना ये वाली डायग्राम भूलनी नहीं है, डेरिवेशन भी मैं यही मिटा के ही लिख रहा हूँ, और डेरिवेशन को मैं इस तरह कर देता हूँ, क्योंकि डायग्राम तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसलिए तो डेरिवेशन को ना ये समझिएगा आप कि ये नेक्स्ट पेज है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक ये नेक्स्ट पेज है आपका, और इसी में मैं डेरिवेशन जो है वो लिख रहा हूँ। बस ठीक, जल्दी जल्दी करते हैं। रेड कलर वाले। टू फाइंड, रेड में करूँ? ब्लू में लिखता हूँ ना, जो एक ही से चल रहा है। टू फाइंड द वर्क डन, जो रेड ग्रीन ब्लैक है ना, वो फिर उन्हीं डेरिवेशन के पोर्शन से लिखूंगा जहाँ जहाँ जिनकी डेरिवेशन जिस पाथ की है। टू फाइंड द वर्क डन वी विल कैलकुलेट वर्क ऑन ईच पाथ। हम हर पाथ का वर्क डन अलग अलग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पाथ है वो 1 से है हमारे पास, ए सी बी वाला, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, इसकी हेडिंग ऐसे देते हैं, वर्क ऑन ए सी बी। पहले भी मैंने पॉइंट में बताया है, अब भी मैं पॉइंट में बता रहा हूँ। तो ये वर्क डन हम कर रहे हैं ए सी बी का। हम डायरेक्टली ए सी बी का वर्क डन नहीं फाइंड कर सकते, हम एक एक करके वर्क बता सकते हैं।
तो सबसे पहले हम वर्क में आपको बताने लगा हूँ, वर्क ऑन ए सी। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? FD वर्क F एफ डॉट डी D या एफ डी कॉज एफ डी ऑफ। कोस थीटा शाबाश। थीटा अब मुझे आप ये बताएं जी कि एफ किसके बराबर होता है? एम ए एफ इज इक्वल टू एम ए। और आपकी जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये कहाँ पे हो रहा है? ग्रेविटी में हो रहा है ना? यस सर तो ए किसके बराबर हो जाएगा? जी शाबाश। तो एफ इज इक्वल टू, सर जी W के नीचे AC क्यों लिखा है? क्योंकि वर्क ही ए, पहले ए सी का हम फाइंड कर रहे हैं, फिर वर्क फाइंड करेंगे सी बी का। दो दो जगह के फाइंड करोगे ना, डायरेक्टली फाइंड नहीं कर, पहले ए से सी तक गए हो ना। वर्क ऑन ए सी बी में, इस पूरे वर्क में पहले तो ए से सी तक गए हो, पीछे वाली हेडिंग भूल गए हो, ए टू सी देन जी सी सर टू बी। तो ऐसे ही चलूंगा ना मैं, दो दो ओके करके, सर मैं डायरेक्टली क्यों करूंगा? तो बेटा अब हम डेरिवेशन तक आ चुके थे, तो ये एफ की जगह एम जी पुट होगा। तो ये एम जी बेसिकली क्या है? ये एम जी इस ऑब्जेक्ट का वेट है। ये बेसिकली वो फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, इनवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द ग्रेविटी। अब आपको डायग्राम में नजर आ रही होगी। और डी क्या चीज है? डी इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, जो कि जा रहा है सामने की तरफ। एरोज नजर आ रहे हैं पर्पल वाले? जी सर तो आ रहे जरा हैं। मुझे, तो आप मुझे बताएंगे, अगर मैं ये पूरी चीज जरा इधर पुट करता हूँ, तो डब्ल्यू ए सी क्या हो जाता है? वर्क ए सी आपके पास हो जाएगा, एफ की एम जगह जी आ डी जाएगा कोस। एम जी डी, और कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कितना एंगल आपको ये नजर आ रहा है? सर ये एंगल है 0 का। 90 नहीं 95। बेटा, ये एंगल 90 का है। क्या है? हाँ नहीं सॉरी सर। तो कॉस 90 कितना होता है? कोस 90 0 होता है सर। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 सर। जीरो जीरो हो जाएगा। शाबाश। तो वर्क डन ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड या ए से सी तक जाते हुए वर्क डन आपका जीरो था। अब आ जाए मेरा बच्चा, वर्क निकालें। हो एक जी, अब आप आ जाएं और वर्क निकालें सी से बी तक का, और ये भी बराबर होगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा के, जिसमें अब ऑब्जेक्ट पहुंच गया इधर, ये ऑब्जेक्ट सब पहुंच गए हैं इधर। ठीक, अब इसने जाना है यहां से ऊपर, सी से बी तक। वेट इसका मुसलसल एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, वेट इसका एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। जाना चाहता है ये अपवर्ड, कहाँ पे? ऊपर, जिसकी हाइट क्या है? हाइट है h। तो जरा मुझे यहाँ बताएं कि यहाँ पर f की जगह क्या लिखूं मैं? यहाँ पर भी f एम की जी जगह mg, लेकिन d की जगह मैं क्या लिखूं? एच। h, क्योंकि अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये h के बराबर तय कर रहा है, तो मैं ज्यादा इसको मैसी नहीं करता। तो d की जगह h, cos की जगह cos, थीटा की जगह मैं क्या 180 लिखूं? अब इनके दरमियान 180 में कितने का है? बाकी सबको भी 90 समझ आया? 180। जी जी। 180 ठीक सर। है, मुझे मुझे आपकी आवाज आ गई, एक ही दफा में आ जाती है, जिसने 180 बोला। सर जी। सर जो आप अभी आप कह रहे हैं कि हाइट सर, ये लेकिन है तो ये डिस्प्लेसमेंट हमसे डी से शो नहीं करेंगे। नहीं, मैंने ऊपर क्या लिखा है? द हाइट ऑफ द टॉवर इज h। जब आपकी बुक वाला कह रहा है, जब मैंने कह दिया है, तो d को h कर दो। कोई इस खेल में कोई मसला है? सिंपल है भाई, d को आपने h कह दिया।
तो यहाँ पे आप जो एंगल लगाएंगे ये इनका एंगल दैट विल बी डिग्री। तो कितना होता है cos 180? -1 -1। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? -mgh। -mgh। शाबाश शाबाश। तो आंसर आएगा -mgh। अब आप इन दोनों वर्क डन को, इस वाले वर्क डन को जो आपके पास ये 0 आया था, और इस वाले वर्क डन को जो आपके पास mgh आया था, क्योंकि आपके पास टोटल पाथ क्या था? ACB। तो आप इन दोनों वर्क डन को ऐड कर सकते हो। यस सर। तो वर्क डन ACB, तो मैं यहाँ पर अब A, C और B तीनों लिख रहा हूँ वर्क डन के साथ। तो ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस इंटू माइनस mgh। तो कितना हो गया आपके पास वर्क डन? -mgh ही होगा सर। प्लस 0। शाबाश शाबाश। तो ये आपके पास पहले पाथ का वर्क डन निकल आया जो कि था -mgh। क्या ये डेरिवेशन आप लिख चुके हैं? आगे चलूं? यस सर, यस सर। वेरी गुड। अब मैं आगे चलता हूँ। जी। ये मैं मिटाने लगा। अब हम दूसरा बात कर रहे हैं, एंड द सेकंड पाथ विल बी, जरा इसको मिटा दूं मैं। सेकंड पाथ भी बिल्कुल वैसे ही है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, बल्कि जब एक पाथ आप निकाल आए ना तो सेकंड पाथ विल बी मोर इजी। ठीक है, आपको सही मजा आ रहा है यहाँ पे ये तमाम चीज करने में? क्योंकि मेरे लिए तो इजी है। जी सर। हाँ, पर आप लोग चले। तो सेकंड पाथ अब आपका ACB नहीं है, सेकंड पाथ आपका क्या है? DCB। ADB। A से D तक, फिर A से B तक। तो जल्दी जल्दी निकालें वर्क डन। ये ले, सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं A से D तक का। ओह, मेरा A जरा अच्छा नहीं लिखा गया। कोई तो बात सबसे नहीं। A से D तक, तो ये क्या हो जाएगा? FD cos ऑफ थीटा। अब ये बताएं मुझे कि पहले A से D तक जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो F की जगह सही, अब लगेगा M। आपने रेड से नहीं लिखना। हाँ, मैंने ब्रेड से लिखना है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो जाएगा FD cos ऑफ थीटा। ठीक हो गया बच्चे? F की जगह अब आ जाएगा mg, और D की जगह बताएं? एच। h, क्योंकि अब ये इतनी हाइट ट्रेवल कर रहा है, तो ये mgh आ जाएगा। और cos और थीटा की जगह 180। शाबाश, क्योंकि ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर जबकि उसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और ये हो जाएगा एंगल 180 का। तो ये हो जाएगा जी 180 डिग्रीज। और इसका आंसर कितना आएगा? -mgh। -mgh। अब जब ये यहाँ पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट, -mgh। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ से आगे जब ये जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा जी? dv। हाँ, तो ये हो जाएगा वर्क डन और D2B, और ये हो जाएगा FD cos ऑफ थीटा, और ये तमाम हो जाएगा 0। याद आया? यस सर। तो इसका टोटल वर्क डन आप निकालें। टोटल वो वर्क भी डन इसका भी। शाबाश -mgh। शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसका भी टोटल वर्क डन -mg। तो आप जरा गौर करें कि हर हॉरिजॉन्टल काम में आपका वर्क डन 0, जबकि हर वर्टिकल काम में जब आप ऊपर जा रहे होते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो आपका काम आ रहा होता है -mgh। ऐसा है? यस सर। तो ये दोनों पाथ से हमें पता लग गया कि वाकई ही ऐसा है। अब हम चलते हैं तीसरे पाथ के ऊपर।
तो जब हम जाएंगे तीसरे पाथ में और वो है ए टू बी। अब इधर तो बेटा ए टू बी तो हमारे पास ऐसे रैंडम सा है ना उसमें हॉरिजॉन्टल है ना उसमें वर्टिकल है। तो फिर हम क्या करें? तो वो कहता है कि जब आप ए से डी बी तक जाएं, ए टू बी आप जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, एज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाथ सो वी डिवाइड। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था उसको इक्वल इंटरवल्स में, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि वी डिवाइड इट इन स्टेप्स। हम उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि काम हमारा स्टेप्स वाला है। तो हम इस वाले पाथ को, ये मैं जरा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि हाँ, ये जो ग्रीन वाला पाथ है ना, इस वाले पाथ को हमने ऐसे सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर देना है, ऐसे 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 सीढ़ियां बना देनी है। आई समझ? यस सर। अब हर सीढ़ी के हॉरिजॉन्टल पाथ में वर्क क्या हो रहा होगा? नाउ नाउ every horizontal step has work done। कितना होगा हर horizontal step पे work done? W is equal to 0, क्योंकि पिछले दो पाथ में आपने यही किया है। But every vertical, जी सर जैसे आपने अभी लिखा था कि डी बी जो पाथ था वर्क का, तो उधर था -mgh। सर ये तो है ना डीबी में वर्टिकल नहीं, के अंदर। डीबी में माइनस mgh नहीं था, डीबी में 0 था। हर हॉरिजॉन्टल में 0 हो रहा है। क्वेश्चन अपना सही पूछो। ठीक, हाँ ओके सर आगे सर। हाँ, क्वेश्चन सही पूछो। अच्छा, आगे चले। तो यहाँ पर बट एवरी वर्टिकल स्टेप हैज वर्क डन, हर वर्टिकल स्टेप का वर्क डन होगा W इज इक्वल टू -mgh। वो जैसे सर आपने जीरो के नीचे mgh लिखा होता ना माइनस, तो तब कंफ्यूज हो गया था। कोई मसला नहीं, बस अब वो बात हो चुकी है। अब आगे बढ़िए, लास्ट स्टेप है। ये आपको समझ आया है कि ए बी को हमने स्टेप्स में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि ये वेरिएबल पाथ था, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चीज़ें नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अब आप देखें कि वर्टिकल पाथ, इस वाले पाथ में हर हॉरिजॉन्टल का काम 0 है और हर वर्टिकल स्टेप का काम -mgh है। तो इसका टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा जी? इसका टोटल वर्क डन भी आपके पास -mgh हो जाएगा। WAB इज इक्वल टू -mgh। तो इन दिस वे तीनों पाथ का अगर आप यहां तक लिख चुके हैं तो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं। यस सर। अब मैं कंक्लूड करने लगा हूं, आखिरी हेडिंग लिखने लगा हूं। So my conclusion is, तो इसको मैंने इजी करके अब आपको लिखवा दिया। अब आपको बुक से इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। 10 इन दिस, हालांकि यहाँ भी काफी लेंथ बन हुई है इस चीज की। 10 इन दिस वे वी कैन सी, हम देख रहे हैं, कैन सी द वर्क डन in every path is equal to W is equal to minus mgh. Thus, we can say और conclude, हम ये कह सकते हैं और हम ये conclude कर सकते हैं that work done in the gravitational field or gravity is constant और सेम। ठीक है,
क्या कह सकते हैं हम ऐसा? फिर एक और हम इसी कंक्लूजन के साथ लिखते हैं, such a field in which, please mic, turn your mics off. Last line है, such a field in which the work done is same or independent of the path. देखो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ का क्या मतलब है, आप कोई भी पाथ ले लो, तीनों में काम सेम आ रहा है, इंडिपेंडेंट है वो पाथ के। तो ऐसी फील्ड जिसके अंदर जो काम है वो इंडिपेंडेंट हो ऑफ द पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। ऐसी फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। Now your class time is ended.